दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैकाले के विवरण पत्र पर। मैकाले का विवरण पत्र, मैकॉले का विवरण पत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैकॉले मिनट। तो यहाँ पे लिख लें मैकॉले मिनट 1835। 1764 में बक्सर के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब लगभग भारत पर अंग्रेजों का ही शासन रहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सही तरीके से शासन स्थापित हो गया तो क्या है कि उन्होंने भारत की शिक्षा पे धीमे धीमे करके सने सने कुछ ऐसी मिशनरियां आई, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने भारत की शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। अब इस संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण है बात तो ये थी कि हर 20 वर्ष के बाद शिक्षा पर, या मतलब एक कंपनी का चार्टर एक्ट आता था, तो उस पर ये भारत में सभी प्रकार के विकासों की बात होती थी। तो उसी प्रकार से चार्टर एक्ट की एक बात आती है 1813 की। लेकिन इससे कुछ पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि भारत में मिशनरियों ने या विशेष रूप से कंपनी ने किस प्रकार शिक्षा की शुरुआत की। तो सबसे पहले जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो एक नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स का। इन्होंने क्या है कि 1781 में, बहुत महत्वपूर्ण डेट है 1781। 1781 में 1781 में इन्होंने एक मदरसा की स्थापना की, वो कलकत्ता में। तो एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में। और ये मदरसा था वो मुसलमानों के लिए था। इसके प्रति उत्तर में हिंदुओं के लिए 1791 में, 17, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 1791 में, 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में। जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। फिर एक और महत्वपूर्ण नाम आता है 1800 में, ठीक है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की। लॉर्ड वेलेजली ने की। अब इसके बाद एक और कॉलेज है जिसकी स्थापना की गई, वो है 1818 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई एल्फिंस्टन के द्वारा। पूना में एल्फिंस्टन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई पूना में। तो ये जो चार महत्वपूर्ण कॉलेज हैं या स्कूल हैं, इनकी स्थापना से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो ये बात अलग की है कि उनकी जो शिक्षा देने का तरीका था या प्रदान करने का तरीका था विवादित था। एक व्यक्ति क्या करता था कि मुसलमानों के लिए, तो दूसरा हिंदुओं के लिए, इस तरीके से बात चल रही थी। अगर एक इसमें से कॉमन स्कूल है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ये ऐसा कॉलेज था जो दोनों क्या बल्कि तीनों के लिए खुला था, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, और साथ ही साथ में ये अंग्रेजों के लिए भी था। जो लॉर्ड वेलेजली कॉलेज ने स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने, उसमें बहुत अच्छे टीचर्स भी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, ठीक है। और उसमें जो उसके प्रिंसिपल हैं वो थे जॉन क्लिक्रिस्ट, जिन्होंने एक बहुत अच्छा हिंदी का साहित्य लिखा था, ग्रामर। और इसी के साथ साथ उनको आधुनिक
उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है जॉन गिलक्रिस्ट को। अब ये बात निकल के कैसे आई, इस पर भी थोड़ा सा अगर पीछे रिव्यू किया जाए, पीछे अगर जाया जाए, तो ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई देशों के मध्य समाज की स्थिति का अवलोकन एक ऐसे लिखा था चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में। कितने में? 1792 में ये लिखा था चार्ल्स ग्रांट ने। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट ने, जिनको भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट के कार्यों से रॉबर्ट विलफोर्स, एक नाम आता है रॉबर्ट विलफोर्स का, रॉबर्ट विलफोर्स, रॉबर्ट विलफोर्स बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ और उसने कहा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, प्रभावित हुआ। लेकिन एक नाम आता है, वो ये है रैंडल जैक्सन का, रैंडल जैक्सन। इसने रॉबर्ट विलफोर्स और चार्ल्स ग्रांट के कार्यों की बहुत ज्यादा आलोचना की और इसने एक महत्वपूर्ण कोटेशन दिया जो पूछा जाता है कभी कभी कि वी लॉस्ट आवर कॉलोनीज इन अमेरिका बाय इम्पार्टिंग आवर एजुकेशन देयर, वी नीड नॉट टू डू सो इन इंडिया टू। हमने अमेरिका में शिक्षा का विकास करके अपनी वह कॉलोनियों का विनाश कर दिया है, उनका पतन कर दिया, उनको खो दिया है। अब हम भारत में भी शिक्षा का प्रसार करना चाह रहे हैं, तो इससे भारत में भी अपनी कॉलोनियों को हम खो देंगे, उनका पतन हो जाएगा। लेकिन इसके कार्यों को सुना भी नहीं गया ज्यादा। ठीक है, इसके प्रत्युत्तर भी इन कॉलेजों की स्थापना हुई। अब बात करते हैं कि भाई कैसे क्या हुआ, क्यों मैकाले को बुलाया गया, क्या घटना रही थी। तो एक चार्टर एक्ट है 1813 का, 1813 का चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट की आर्टिकल या मतलब धारा 43वीं में 43 में 1,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई कि वो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों के ऊपर खर्च किया जाए, जिससे भारतीय साहित्य का विकास हो, भारतीय विद्वानों का विकास हो। और ये जो धारा 43वीं थी, इसका विवाद हो गया। विवाद इसलिए हो गया कि किन व्यक्तियों को भारतीय विद्वान माना जाए, किन विषयों को भारतीय इतिहास माना, सॉरी भारतीय साहित्य माना जाए। तो अब ये बात ये है कि भाई जो 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपया, ठीक है, अब इसका जो व्यय होना था, इसको जो खर्च किया जाना था, वो विवाद का कारण बन गया। और कारण किन किन में बना विवाद का मध्य? एक थे प्राच्यवादी, एक थे पाश्चात्यवादी, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, पाश्चात्यवादी, इन दोनों के मध्य में ये विवाद बन गया कि भाई किस पर खर्च किया जाए। जो प्राच्यवादी थे, ये जो कंपनी के अनुभवी कर्मचारी थे, जिनमें एच.एस. विल्सन का प्रमुख नाम था, और एच.एस. विल्सन के साथ ही साथ एक नाम था जो एस.टी. प्रिंसिप, जो उस समय तत्कालीन बंगाल की जो लोक शिक्षा समिति थी उसका मंत्री भी था। तो ये दो प्रमुख थे। तो यहां पर हम बात कर लें भाई एच.एच. विल्सन की, एच.एच. विल्सन और एच.टी. प्रिंसिप, एच.टी. प्रिंसिप, प्रिंसिप की, ये दोनों थे वो प्राच्यवादियों के हक में थे। और जो पाश्चात्यवादी थे, पाश्चात्यवादी में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके नवयुवक थे, नवयुवक कर्मचारी, और उसके साथ ही साथ मिशनरियां थी, ये पाश्चात्यवादियों के हक में थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंपनी के नवयुवक कर्मचारी, ठीक, और मिशनरी, जो इंग्लिश मिशनरी थी वो।
इन दोनों में ये विवाद हो गया कि भाई कि ये पैसा किस पर खर्च किया जाए, प्राच्य पर जो साहित्य प्राच्य साहित्य उस पर खर्च किया जाए या जो पाश्चात्य साहित्य है उस पर खर्च किया जाए। तो ये विवाद का कारण बन गया। अब इस कारण को दूर करने के लिए प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों ने जनवरी 1834 में, ये डेट याद रखना है, जनवरी 1834 में, ये दोनों तत्कालीन जो गवर्नर था भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके सामने रखा। इन दोनों ने उसके सामने रखा कि भाई इसका हल किया जाए, इस पूरे विवाद का हल किया जाए। इस विवाद के हल करने के लिए क्या हुआ कि 10 जून 1834 को, ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, थोड़ा सा इसको आप रेस्ट कर लें। 10 जून 1834 को, 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले को कानूनी सलाहकार के रूप में भारत भेजा और इसको ये बात का दायित्व दिया गया कि भाई ये जो प्राच्य विवाद है, प्राच्य और पाश्चात्यवादियों का विवाद है, उसका समाधान वो प्रस्तुत करे। चूंकि लॉर्ड मैकाले को इसलिए कानूनी सलाहकार बनाया गया था कि ये बहुत बड़ा वक्ता था, बहुत बड़ा मतलब एक लेखक था और इससे उम्मीद थी लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि ये जरूर कुछ न कुछ इसका समाधान ढूंढेगा। अब इसके समाधान ढूंढने के लिए लॉर्ड मैकाले ने अपने स्तर से भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों की व्याख्या को किया। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि भाई की व्याख्या किस प्रकार से थी। तो 1813, यहां से देख लें, 1813 के चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट में धारा 43 दी की व्याख्या। अब व्याख्या में देखें पहला पॉइंट क्या है, उसने धनराशि के व्यय की व्याख्या की। धनराशि के व्यय की व्याख्या, मैकाले ने यह स्पष्ट किया कि जो 1 लाख रुपया है उसकी व्याख्या भारतीय साहित्य पर की जा सकती है, लेकिन ये भारतीय साहित्य का मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। तो जो भारतीय साहित्य है उसको स्पष्ट करने के लिए उसने कहा कि भाई सबसे पहले हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय साहित्य क्या है। तो साहित्य शब्द की व्याख्या, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि भाई 1 लाख रुपया वो व्यय किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं हम लोग, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का व्यय, ठीक। अब दूसरे में आ गया कि भारतीय साहित्य का आशय क्या है। भारतीय साहित्य का आशय, मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य से आशय भारतीय साहित्य जो संस्कृत साहित्य है और अरब साहित्य उससे ही नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य से भी है। तो यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसके द्वारा स्पष्ट की गई कि जो भारतीय साहित्य, ठीक है। तो एक तरीके से जो हमारे अपने यहाँ का था भारत का जो साहित्य था वो साहित्य, और जो अरब का साहित्य था, चूंकि मुगल हमारे यहाँ आए थे तो वो, तो जो हमारा अपना साहित्य है वो है संस्कृत साहित्य,
ठीक है। और जो मुगलों का था या मुसलमानों का था वो था अरबी और फारसी, अरबी ठीक और फारसी, ये दो हो गए भारतीय साहित्य के अंतर्गत। तो उसने कहा कि यही नहीं है बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी आता है, अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें रखा जाना चाहिए। और उसने कई प्रकार से ये स्पष्ट किया कि भाई नहीं, चूंकि यहां पर अब हम भी अपना निवास कर रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, जब आप यहां पर अरबी साहित्य को, अरबी व फारसी को मान रहे हैं, ठीक है, तो अब आप अंग्रेजी को भी माने। तो अब भारतीय साहित्य से आशय हो गया संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों। अब अगली बात उसने की कि भारतीय विद्वान की व्याख्या, भारतीय विद्वान की व्याख्या कि भारतीय विद्वान कौन होगा। तो भारतीय विद्वान से आशय संस्कृत साहित्य को जानकार, अरबी साहित्य को जानकार, फारसी साहित्य को जानकार और अंग्रेजी साहित्य को जानकार किसी से भी हो सकता है। तो इस तरीके से उसने ये अपनी बात रखी कि भैया इन तीनों साहित्यों का जानकार हो वो भारतीय विद्वान हो, ठीक। जो उपयुक्त जो तीनों है उन तीनों साहित्यों का जानकार भारतीय विद्वान के अंतर्गत आएगा। अब उसने कुछ अपने सुझाव भी दिए थे मैकाले ने, उन सुझावों पर भी चर्चा कर लेनी आवश्यक है कि सुझाव क्या थे भाई। तो मैकाले द्वारा दिए गए सुझाव, मैकाले के सुझाव, मैकाले के सुझाव देख लें। तो सुझाव में सबसे पहला उनका जो सुझाव था, प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा निरर्थक, महत्वपूर्ण है ये। प्राच्य साहित्य, प्राच्य साहित्य और ज्ञान की शिक्षा निरर्थक, शिक्षा निरर्थक। अब इसने किस तरीके से निरर्थक किया वो यहां पर आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जो भारतीय साहित्य है उसमें 30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन है, साथ ही साथ इसमें जो भूगोल है, इसका भूगोल है उसमें शीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। साथ ही साथ उसने यही कहा, यह भी कहा कि जो यहाँ का जो चिकित्सा शास्त्र है, जो मतलब स्वास्थ्य शिक्षा है, वो अंग्रेजों की पशु चिकित्सा से भी बदतर है, इसलिए इस साहित्य को पढ़ना लिखना बहुत ही बेकार है, निरर्थक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उसने भारतीय साहित्य की बहुत अवहेलना की। लेकिन बड़बोले मैकाले को यह नहीं पता था कि उन्हीं ही के देश का, उन्हीं के मतलब महाद्वीप का सार्वन हापर कहता है कि हमें वेदों का सिर्फ एक मंत्र दे दिया जाए और बदले में हमारा साहित्य, पूरा साहित्य वो ले लिया जाए। अस्तो माँ सदगमय ज्योतियो माँ तमसो गमय, ये हमको दे दिया जाए और शेष जो हमारा पूरा लिटरेचर है वो हमसे ले लिया जाए। ये सार्वन हापर कहता है कि मेरा जो भी जितना भी मैंने आज तक लिखा है वो सब ले लिया जाए हमसे और सिर्फ हमको एक ये मंत्र दे दिया जाए कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतियो गमय। तो अब इस बात को हमें आगे देखेंगे। और उसने क्या कहा, दूसरा उसका ये था कि वर्तमान में जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान वो अति महत्वपूर्ण है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान वो अति महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है, उसका एक बहुत फेमस जो कोट है वो ये है कि यूरोप की एक अलमारी में रखा साहित्य भारत और अरब साहित्य के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। अगर इसको देखा जाए उसके शब्दों में, ए सिंगल शेफ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। ठीक है,
अब बात की जाए, तीसरा उसने ये कहा कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाना आवश्यक। शिक्षा को माध्यम बनाना आवश्यक। मैकाले के अनुसार वर्तमान समय में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो कंपनी का कार्य है वो अंग्रेजी शिक्षा से ही चलेगा। वो सोचता था कि यदि हमको अंग्रेजी शिक्षा के जानकार लोग नहीं मिलेंगे तो हम उनकी बात को कैसे समझ पाएंगे। जो हमसे व्यक्ति उर्दू में, अरबी में, फारसी में, संस्कृत में बात करेगा, हम उसकी बात तो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अंग्रेजी जानते हों। तो इसलिए उसने ये सुझाव दिया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की उच्च शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की जाए। मैकाले का यह मानना था कि यदि हम उच्च वर्ग को शिक्षा दे दें तो उच्च वर्ग से जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग में धीमे धीमे करके छन छन कर या बूंद बूंद कर आएगी, जिससे क्या है, और देखा भी जाता है कल्चर में कि हमेशा निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग की नकल करता है, कॉपी करता है। इसीलिए उसका मानना था कि यदि भारत में उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो उसी उच्च वर्ग से निम्न वर्ग धीमे धीमे करके शिक्षित होता रहेगा और ये शिक्षा का प्रसार होता रहेगा। इसी शिक्षा के सिद्धांत को कहा गया निस्यंदन का सिद्धांत। निस्यंदन का सिद्धांत, यह प्रश्न पूछा जाता है कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, इसको जिस अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो निस्यंदन सिद्धांत का जनक है लॉर्ड मैकाले, या इसी को छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है, फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये मैकाले ने दी। दूसरा क्या है कि एक उसने जो सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा की तटस्थता। उसने कहा नहीं, धार्मिक शिक्षा के प्रति क्या है, तटस्थ रह जाए, किसी भी धार्मिक की शिक्षा नहीं दी जाए। ये तो एक तरह से ठीक भी था, धार्मिक शिक्षा की तटस्थता, कि धर्म की शिक्षा को ना दी जाए। अब इस तरीके से उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो तत्कालीन गवर्नर जनरल को सौंप दी। तो इसने 2 फरवरी 1835 को जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सौंप दी और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति दे दी, जिसको कहा जाता है विलियम बेंटिंग का प्रस्ताव। तो इस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने चार्टर एक्ट 1813 के धारा 43 की व्याख्या की। अब इसमें से अगर रिव्यू के बेस पे अगर देखा जाए, जो पिछले वर्ष के रिव्यू रहे हैं प्रश्न पूछने के, तो उनमें से 2 जो चीजें थी वो हमने आपको बताई दी थी। पूछा जाता था कि प्राच्यवादी कौन थे और पाश्चात्यवादी कौन थे। ठीक है, वो आपको बताइए दे, तो वहां से क्वेश्चन मिलता है कि जो प्राच्यवादी थे उसमें H.H. विल्सन और S.T. प्रिंसेप था, और जो पाश्चात्यवादी थे उनमें कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। तो इस तरीके से हमने आज इसको देखा। यहां से मतलब हर दूसरी तीसरी एग्जाम में प्रश्न आता है कि मैकाले का विवरण पत्र, सीधा सीधा यही आता है कि कब आया था। एक तो डेट 1835 में आ गया था। ठीक है, अब उसको नियुक्त कब किया गया था, तो ये 3 डेट है। हम फिर एक बार रिव्यू कर लें इसे। एक तो है 10 जून 1834, ठीक है, और एक है 2 फरवरी
1835 और एक है 7 मार्च 1835। इस डेट को मैकाले आया था कानूनी सलाहकार बनके भारत में। इस डेट को 2 फरवरी 1835 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी गवर्नर जनरल को, और 7 मार्च 1835 को रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।